हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे ट्यूशन में। तो आज हम लोग कक्षा गणित को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर आपका 12 है। और इसमें आपको बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें आपको बताएगा कि आप बैंक से संबंधित क्या क्या काम कर सकते हैं। आप कितने बड़े खाता खोल सकते हैं, बैंक में क्या कितने आप जमा करेंगे, कितना आपको ब्याज मिलेगा, सब आपको इसी चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। ठीक ना। आपका चैप्टर का नाम है बैंकिंग। ठीक ना। बैंकिंग का मतलब होता है कि बैंक से संबंधित जो भी आपकी जानकारी है सब इसी चैप्टर में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है। ये कितने बड़े खाते होते हैं, चेक क्या होता है, चेक के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है। तो ये चैप्टर ज्यादा लंबा नहीं है। ठीक है। तो बस आपको ध्यान देना है और समझना है, क्योंकि ये नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी चैप्टर है। ठीक है। चलिए, आपका पहला प्रश्न है कि विभिन्न प्रकार के प्रमुख खातों के नाम लिखिए। ध्यान दीजिएगा, विभिन्न प्रकार के प्रमुख खातों का क्या करना है, नाम लिखना है। ठीक ना। तो हमने यहाँ लिख दिया है, अब उसका कुछ मेन पॉइंट हम लिख दिया है। देखिए, आपसे बस उसके प्रकार पूछा है कि कितने प्रकार खातों के प्रकार के नाम लिखिए। ठीक ना। आपको 5 प्रकार होते हैं। ठीक ना। लेकिन हमने उसके बारे में आपको कुछ बता दिया है जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक ना। तो आपका पहला प्रकार का है बचत खाता। और बचत खाता क्या होता है, बचत खाता में सेविंग अकाउंट बोलते हैं, सेविंग अकाउंट। ठीक है। इसमें क्या होता है कि इस खाते में जमा धनराशि पर बैंक द्वारा कुछ ब्याज में प्रदान किया जाता है। ठीक ना। इसमें क्या होता है कि आप जब बचत खाता खोलते हैं तो आप मान लीजिए कितना रुपए जमा कर रहे हैं, मान लो 10,000 20,000 जमा कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, कुछ समय बाद आपको क्या मिलता है, कुछ बैंक के द्वारा क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। मतलब बैंक आपको क्या करता है, ब्याज देता है। ठीक है। इसमें ये होता है कि आप एक साल में, मतलब एक महीना में, मतलब जो भी लिमिट होगा उससे ज्यादा पैसा नहीं निकाल सकते हैं। सेविंग अकाउंट में होता है। ठीक ना। इसमें सरकार द्वारा क्या मिलता है, आपको ब्याज भी मिलता है। ठीक है। ये रहा आपको बचत खाता। अब आपको दूसरा है चालू खाता। चालू खाता क्या होता है, ये चालू खाता एक किसके लिए ज्यादा काम होता है, जो भी व्यापारी है, जो भी फैक्ट्री वगैरह, जो कंपनी के मालिक है, उनके द्वारा, उनके लिए बचत खाता, सॉरी क्या, चालू खाता बना है। ठीक ना। इसमें क्या होता है कि इस खाते में बैंक जमा धनराशि पर कोई ब्याज नहीं देता है। मतलब इस खाते में क्या होता है कि आप कितने रुपए जमा कर रहे हैं उस पर आपको क्या मिलेगा, कोई भी ब्याज नहीं देता, सरकार आपको ब्याज नहीं देता है। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि इसमें कोई लिमिट नहीं होता है। आप दिन भर में चाहे जितना पैसा निकाल सकते हैं, चाहे जितना पैसा जमा कर सकते हैं दिन भर में, 4 बार 5 बार जो भी। लेकिन बचत खाता में क्या होता है, इसमें लिमिट होता है कि आप एक दिन में इतना ही निकाल सकते हैं, इतना ही जमा कर सकते हैं। लेकिन चालू खाता में क्या होता है कि इसमें कोई लिमिट नहीं होता है। आप दिन भर चाहे जितना ही जमा कर दें, दिन भर जितना निकाल ले। ठीक ना। तो ये खाता अधिकतम व्यापारी, जो कंपनी अपनी मालिक होते हैं, उनके लिए होता है। ठीक है। अब ये होता है आपका आवर्ती या संचयी जमा खाता। इस खाते बारे में जानना जरूरी है। कह रहा है कि इस खाते में ब्याज की दरें बचत खाते की दरें की अपेक्षा अधिक होती है। इसमें क्या होती है कि ये जो ऐसा खाता है जिसमें क्या होती है, बचत खाते, जो आपका बचत खाता है, इसके दर की अपेक्षा अधिक होती है। मतलब इसके दर की जो भी दर की अपेक्षा अधिक आती है, बचत खाते की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है। तो आप इसको अपने कॉपी में लिखकर इसको समझ सकते हैं। ठीक है। अब आप लोग चौथा देखिए। चौथा आपका क्या है, सावधि जमा खाता। सावधि जमा खाता में क्या होता है, उसको ध्यान समझिएगा। सावधि जमा खाते में ब्याज का दर होता है जो बचत खाते, जिसमें इसमें होता था कि आवर्ती जमा खाता है, उस इसमें क्या होता है कि बचत खाते की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। ठीक ना। मतलब बचत खाते की जो अपेक्षा इसकी दर होती है क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है सावधि जमा खाता में कि इसमें क्या होता है, जो आप धन दौलत जमा करते हैं उसमें एक निश्चित समय के लिए जमा करते हैं। आप निश्चित समय के लिए, कि आप हम 2 साल के लिए जमा कर रहे हैं, 3 साल के लिए जमा कर रहे हैं, 4 साल में, एक निश्चित इसमें समय होता है। ठीक है। अब आपका पांचवा है अल्पवयस्क का खाता। अल्पवयस्क क्या होता है उसको जानिए कि 18 साल से कम उम्र वाले जितने भी व्यक्ति होते हैं उनको हम अल्पवयस्क व्यक्ति, उसको अल्पवयस्क हम कहते हैं। ठीक ना। जो भी 18 साल से कम उम्र वाले व्यक्ति होते हैं उनको हम बोलते हैं। ठीक ना। इसमें क्या होता है कि इसमें जो खाता खोलने की जो उम्र होती है वो कम से कम 10 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम 10 वर्ष। इसमें क्या होता है कि आप इस खाते खोलने के लिए आप अपने अभिभावक की भी मदद ले सकते हैं, उनके द्वारा भी इस खाते को आप खोल सकते हैं। ठीक ना। तो ये रहा वो क्या, जो भी विभिन्न प्रकार खाते के क्या प्रकार है, क्या खाते पर कितने होते हैं, इसमें 5 लिखे गए हैं। उसके बारे में कुछ आपको बता दिए हैं, जो आपको कॉपी में लिखकर आपको इसके बारे में जानना जरूरी था। ठीक है। तो चलिए, अब आपका दूसरा है कि चेक क्या है। आपको पूछ रहा है कि चेक क्या है, चेक के प्रकार लिखे। ठीक है। तो चलिए, हम इसको एकदम सिंपल भाषा में लिखे हैं, आपको ये लिखकर याद कर लेना है। ठीक है। लिखना है चेक घड़ी लगाना लिखना है। चेक एक शर्त रहित आज्ञा पत्र। जो चेक है, चेक एक कागज पेपर तरह रहता है, उस पर कुछ अमाउंट भर दिया जाता है। ठीक ना। तो चेक एक शर्त रहित आज्ञा पत्र है जो संबंधित खाते से रुपए निकालने के लिए काम आता है। ठीक ना। के लिए काम आता है। ठीक ना। काम क्या करता आता है। ठीक ना। एक बार समझिएगा
कि चेक एक शर्त रहित आज्ञा पत्र है। शर्त रहित क्या है? आज्ञा पत्र है जो संबंधित, जिससे भी संबंधित खाते होते हैं, खाते से रुपए निकालने के लिए क्या होता है, काम आता है। ठीक है ना। अब रही चेक के प्रकार। ठीक ना, चेक के प्रकार। ठीक है, तो आपके चेक के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, चेक के 3 प्रकार होते हैं। पहला वाहक चेक, या इसको आप धारक चेक भी बोल सकते हैं। ठीक ना, पहला क्या है? वाहक चेक या धारक चेक। दूसरा क्या है आपका? आदेशित चेक। ठीक ना, आदेशित चेक। और तीसरा आपका है रेखांकित चेक। ठीक ना, तो चेक 3 प्रकार हो गए। 3, पहला कौन? वाहक चेक या इसको धारक चेक बोल सकते हैं। दूसरा आपका है आदेशित चेक। ठीक ना, और तीसरा क्या है? रेखांकित चेक। ठीक है, तो हमने इसे बता दिया कि चेक क्या है, चेक का डेफिनेशन हमने लिख लिया, थोड़ा इसके बारे में बता दिया है, चेक का प्रकार क्या है तो उसको हमने लिख लिया है। ठीक है, तो अब हम लोग तीसरे प्रश्न कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न बहुत ज्यादा लॉजिकल है, आपको ध्यान देकर ही समझना पड़ेगा। ठीक ना, करे कि एक बचत बैंक की पासबुक में दर्ज की गई प्रविष्टियां निम्नांकित है। यदि ब्याज दर 4% वार्षिक हो तो नवंबर माह के अंत में मिलने वाली ब्याजों का परिकलन कीजिए। किससे गणना करना आपको? ब्याज का। तो ब्याज का सूत्र क्या होता है? ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय। आपका सूत्र होता है ब्याज का। ठीक ना, तो अगर पता करने का मूलधन क्या होगा, दर क्या होगा? दर तो आपको दिया है 4%। ठीक ना, समय कितना लेना है? ठीक ना, तो आपको समय कितना लेना है? समय कितना लेना है? याद रखिएगा प्रश्न में समय आपको लेना है 1/365। क्यों 365? क्योंकि जो आपका ये किसमें, जो आपका दर है ये वार्षिक में दिया है, वार्षिक बोला है ना, तो आपका समय कितना होना चाहिए? वार्षिक में होना चाहिए। जो कि आपका समय महीना में दिया है, माह में दिया, बोला ना नवंबर माह के, तो नवंबर महीना तो महीना में दिया है, तो हमने किस में बदल लिया? इसको साल में बदल लिया है। क्योंकि एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। तो हमने 365 क्या करें? 1 से भाग दे दिया, तो हमारा किस में बदल गया? साल में बदल गया। अब ये भी साल में हो गया और हमारा दर भी साल में हो गया। ठीक है, और मूलधन को क्या लेना है? मूलधन आपको ही समझना है, बस मूलधन का ही खेल है। ठीक है, मूलधन क्या लेना है? मूलधन आपको लेना है, मूलधन क्या लेना है कि दैनिक, ध्यान समझिएगा, दैनिक अवशेषों का योगफल। दैनिक लिख देते हैं, दैनिक अवशेषों का योगफल लेना है। क्या लेना है? का योगफल लेना है। बस आपको इतना ही निकालना है। ठीक है, अब रही बात कि सर जी मूलधन निकालेंगे, दैनिक अवशेषों का योगफल क्या मतलब है? क्या इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? तो आपको बताते हैं कि दैनिक अवशेषों का योगफल हम कैसे निकालें। ध्यान समझिएगा। ठीक ना, यहाँ पर करते हैं। ठीक है, देखिएगा, आप इन दोनों पर लीजिए। ठीक ना, इन दोनों को लेने से पहले 10, देखिए 1 तारीख 11वां महीना 2015 है, यहाँ क्या है? 10 तारीख 11वां महीना 2015। तो इसमें क्या करना? इसमें 1 कम कर देना है। 10 में 1 कम कर देंगे, कितना दिन होगा? इधर 1 है, देखिएगा इधर 1 है और इधर कितना लेना है? 10 में कम क्या लेंगे? 9 ले लीजिए। ध्यान समझिएगा, इधर 1 तारीख है और इधर कितना तारीख है? 10 तारीख है। ठीक ना, तो 10 में 1 कम कितना होगा? 10 में 1 कम करेंगे 9 होगा। तो अब आपका करना 1 और 9 में देखना कि 1 और 9 में कितना दिन हो रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 दिन हो रहा है। तो 9 का गुणा किसमें करा देना है? इसमें करा देना है। ठीक ना, तो जब 9 का गुणा आप उतना में कराएंगे, ठीक ना, तो आपको कितना आएगा? 9 81 और 4 को 0 लगा दीजिए। ठीक ना, ये हो गया। अब क्या करना? अब इन दोनों को भूल जाइए, अब इसको और इसको ध्यान दीजिए। ठीक ना, अब क्या करना है? इसको तो 10 लेना है, इसको तो 10 लेना है, लेकिन अब 15 में 1 कम कर देना है। क्या करना है? 15 में 1 कम करना है। तो 15 में 1 कम करिए, कितना होगा? 14। ठीक ना, अब दिन जोड़िए, देखिएगा 10 से 14 तक देखिए कितना दिन हो रहा है। तो 10 11 12 13 14, मतलब 5 दिन। तो 5 गुणा इसमें कर दीजिए। 5 गुणा, देखिए कितना आसान ट्रिक बता दिया। ठीक ना, तो 5 गुणा इसमें कराइए। 5 गुणे 1,10,000। ठीक है, 1,10,000। जब आप इसे गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? जब आप इसका गुणा इसमें कराएंगे तो आपका आएगा 55, इतना, मतलब 5,05,000। ठीक ना, 55,000 कितना आएगा? सॉरी 55,000 आ जाएगा। ठीक है ना, 55,000, गलती आ रहा है क्या? ठीक ना, इतना हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा आपका। ठीक है, ये और गुणा कर लीजिए। 5 0 0 5 0 0, ठीक ना, फिर 5 0 0 फिर 5 0 11 55। ठीक ना, तो आपका इतना हो जाएगा। ठीक ना, अब क्या करना? अब इन दोनों को भूलिए। अब क्या लीजिए? 15, देखिएगा, अब 15 और 30 को लीजिए। 15 और 30 को लीजिए, तो 15 को तो सेम टू सेम लिखिएगा, 15 को 15 लिखिएगा। ठीक है, और 30 में कम करें, 30 में करें कितना होगा? 29 होगा।
तो 29 यहाँ पे लिखिए। अब जोड़िए 15 और 29 तक कितना दिन हो रहा है, तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, मतलब 15 दिन हो रहा है। तो 15 गुणा किसमें करा दीजिए, इसमें करा दीजिए। 15 गुणा इसमें कराइए, 15 गुणे किसमें कराएंगे, 1,03,000, ठीक ना। और जब आप इसके गुणा इसमें कराएंगे तो कितना आएगा, ठीक ना। कितना आएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, ठीक ना। कितना आएगा, 10,00,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, तो 15,45,000, ठीक ना। अब क्या करेंगे, अब समझिएगा, अब तो 30 का है, कोई है नहीं, कुछ कम लेंगे, तो देखिएगा यहाँ पर कितना लिए, 29 लिए ना, 29 के बाद 30 बच रहा है, तो कितना दिन बच रहा है, एक दिन बच रहा है कि नहीं बच रहा है, देखिएगा यहाँ पर जब 29 ले लिए, इसमें से 29, तो 29 के बाद कौन दिन बच रहा है, 30 बच रहा है, तो 30 में 29 में क्या जोड़ देंगे, 30 हो जाएगा, एक, तो एक का गुणा किसमें करा देंगे, इसमें करा दीजिए, ठीक ना। तो एक का गुणा जब उसमें कराएंगे तो सेम टू सेम वही हो जाएगा, आप तो जानते ही हैं, ठीक ना। 10 इतना हो जाएगा, ठीक ना, इतना आपका हो जाएगा। अब क्या करना है, इन टोटल का करना है, जोड़ देना है। अब इन सबको क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक ना। यहाँ पर जोड़िए, प्लस इतना जोड़िए इसमें, प्लस, ठीक है, प्लस इतना, ठीक ना। अब क्या करेंगे, जब आप इन सबको जोड़ेंगे, इन सबको चारों को जोड़ेंगे, तो आपको कितना आएगा, ध्यान यहाँ लिख देते हैं हम, कितना रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, 30,14,900, ठीक है। तो देखिए एक इसका मान आ गया, आपका मूलधन आ गया, क्या आ गया, मूलधन आ गया। मूलधन दैनिक अवशेषों का योगफल आपका आ चुका है, ठीक ना। तो बस आपको सूत्र लगाना, ब्याज इक्वल टू क्या होता है, ब्याज इक्वल टू होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा क्या, बट्टा 100। और बस मान रखिए मूलधन कितना है, इतना है, गुणे क्या, गुण दर 4 है, समय क्या लेना, 1 बट्टा क्या लेना है, 365, गुण में क्या है 100, तो 100 लिख दीजिए, ठीक ना। अब बस यहाँ सॉल्व कर लीजिए, 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ क्या बचा है, आपको बचा है 3,0,1,4,9 गुणे 4, ठीक ना, बट्टा क्या बचा है 365, ठीक ना। अब क्या करना, आपको यहाँ से कर लेना है, 4 का गुणा इतना में कराना है, ठीक ना, ध्यान से हो जाएगा, 4 का गुणा इतना में कराना है, और जितना आएगा उसमें 365 भाग दीजिएगा, ठीक ना। जब आप इतना करेंगे तो आपका आएगा 330.14, यही आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आपका हो जाएगा आंसर। ध्यान कैसे कर, इतना का गुणा इसमें कराइएगा, 4 से कराइएगा, और जितना आएगा उस समय इससे भाग कर दीजिएगा, 365 आपका इतना ही आंसर आ जाएगा, ठीक ना। एक बार सुनिएगा कि हमने कुछ नहीं किया है, हमने मूलधन ही निकालना था। तो मूलधन कैसे निकालेंगे, दैनिक अवशेषों का योगफल से निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालना है, हमने पहले लिया है 1 और 10 को, 1 को तो हम यहाँ पे 7 to 7 लिए, और 10 में 1 कम क्या कर दें, 10 में 1 कम कर लिख लिए, 10 में 1 कम करके क्या 9। अब हम 1 से 9 तक देखें कितना दिन हो रहा है, तो हमने देखा तो 9 दिन हो रहा है, तो 9 का गुणा इसमें करा दिए जो इसके था वहां पर, ठीक ना, 90,000 करा दिए, ठीक ना। अब इन दोनों को छोड़कर हमने किसको ले लिया, अब इन दोनों को 10 और 15 ले लिया, 10 और 15 ले लिया, 10 और 15 को 10 तो सेम टू सेम लिखा था, और 15 से कम कर दिया क्या है 14। अब 10 और 14 के बीच में कितना दिन हो रहा है, 10 और 14 तक कितना दिन हो रहा है। फिर हमने 15 और 30 को लिया, 15 और 30 में क्या किया, 30 में कम कर दिया 29 लिख दिया, तो 15 और 29 में देखिए कितना दिन हो रहा है, उसको हमने उससे गुणा कर दिया। अब 30 में क्या, 29 और 30 एक ही दिन बचा है, तो एक का गुणा किसमें करा दिए, जो उधर था वहां पर देखे होंगे, ठीक ना, उससे करा दिए हैं। अब जितना आया है टोटल हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया है, तो हमारा क्या आ गया, दैनिक अवशेषों का योगफल। योगफल इसका होता है जोड़ना, तो हम क्या करते हैं, जोड़ दिया है, ये हमारा मूलधन आ गया है, हमने सूत्र रखा है, उसको सॉल्व करते हैं, हमारा आंसर आ गया है, ठीक है ना। तो अब आप लोग चौथा प्रश्न गया, चौथा प्रश्न सेम टू सेम वैसा ही है। यदि आप तीसरे प्रश्न में थोड़ा बहुत भी समझे हैं तो आप इस प्रश्न में पूरा समझ जाएंगे, ठीक ना। ध्यान दीजिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले आपसे पूछ क्या रहा है, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, आपसे पूछ रहा है कि जून 2017 के अंत में कितना ब्याज मिलेगा यदि ब्याज दर कितना हो, 3.5% वार्षिक हो, ठीक ना। लेकिन हमारा ब्याज दिया है वार्षिक में, हमारा समय दिया किसमें, महीना में, तो महीना किस बदल लेंगे, साल में बदल होता है कि जो हम समय का मान क्या लेंगे 1/3,
365 यही लेंगे हम, ठीक है। अब क्या कर रहा है, अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पर वही हुबहू लगाना, ब्याज का सूत्र होते हुए कि अभी, ठीक ना, तो वही लगा देना। अब यहीं पर समझने में दिक्कत होता है बच्चों को, तो क्या समझ, ध्यान से यार, ये 6 को तो इस बार इसको और इसको लीजिए, 6 और 12 को लीजिए, ठीक है। अब 6 को तो देखिएगा, 6 को तो सेम टू सेम लिखिए, और 12 में से एक कम कर लिखिए। 12 में से जब एक कम होगा कितना होगा, कितना होगा, 11 होगा। अब 6 और 11 दिन देखिए, मतलब 6 और 11 में देखिए कितना दिन हो रहा है, 6 से 11 तक कितना दिन हो रहा है, 6 से 11 तक कितना दिन हो रहा है, तो देखिएगा 6 7 8 9 10 और 1 11, मतलब 6 दिन हो रहा है। तो 6 का गुणा इसमें किसमें करा देना है, सबसे अंतिम वाला जो खाता से उसमें करा देना है, ठीक ना। तो 15 4 गो 0 है, ठीक ना। तो अब जब 6 का गुणा इतना कराएंगे तो आपका कितना आएगा, 15 6 के 90 इस तरह हो जाएगा, और 4 0 पहले से है, ठीक ना, इतना आ जाएगा। अब क्या समझिए, अब इसको भूल जाइए। अब 12 को लीजिए और 18 को लीजिए, 12 को लीजिए और किसको लीजिए, 18 को लीजिए। यहाँ पे लीजिए 12 और 18 में से एक कम कर दीजिए, 18 में से कम कितना होगा, 17। यहाँ पे लीजिए, क्या लीजिए, 17। अब 12 से 17 तक देखिए कितना दिन हो रहा है, तो 12 13 14 15 16 17, फिर 6 दिन हो रहा है। तो 6 का गुणा किसमें कराएंगे आप, इसमें करा दीजिए, क्योंकि हम इसी का लिए हैं, ठीक है, उसमें कराइए। तो 1,47,000, ठीक है, 1,47,000। जब आप इसका गुणा इसमें कराएंगे तो आपका आएगा इतना, ठीक है, आपका इतना आ जाएगा, ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। अब क्या कीजिए, फिर अब इसको छोड़िए, अब 18 और 30 को लीजिए, 18 और 30 को लीजिए। तो 18 को तो 18 सेम टू सेम लिखिएगा, ठीक ना। 30 में कम करिए कितना होगा, 29 से आप लिखिए। अब 18 से 29 तो देखिए कितना दिन हो रहा है, तो 18 19 20, 18 को भी काउंट करना है, ध्यान रखिएगा। 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, कितना दिन हो रहा है टोटल आपका, 12 दिन हो रहा है, कितना, 12 दिन। जब करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो 12 गुणा किसमें कराना है, इसमें करा देना है, ठीक ना। तो करा दीजिए इसमें, ठीक ना। जब आप इसमें गुणा कराएंगे, जब 15 गुणा इसमें कराएंगे, जब 12 गुणा इसमें इतना कराएंगे तो आपका आएगा इतना, ठीक है, आपको इतना आ जाएगा, ठीक ना। जब 12 गुणा जब इतना कराएंगे तो आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखिएगा यहाँ पर तो 18 और 29 तक हो गया, और कहां तक, अंतिम कहां तक दिया, 30 तक दिया है। तो कितना दिन, एक ही दिन बच रहा है, तो एक का गुणा इसमें करा दीजिए। तो 1 गुणे इतना करा दीजिए, आपका सेम टू सेम ही हो जाएगा, ठीक है। अब हम दूसरा स्टेप क्या करते हैं, दूसरा स्टेप इन सबको क्या कर लीजिए आप लोग, आप जोड़ लीजिए, ठीक ना। इन सबको जोड़िए, आप इन सबको जोड़िए, यहां पर जोड़िए, प्लस इसको जोड़िए, प्लस इसको जोड़ लीजिए, प्लस ठीक ना। आज जब आप इन चारों को जोड़ेंगे, क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि मूलधन निकाला, मूलधन कैसे निकलेगा, दैनिक अवशेषों का योगफल, हमने पिछले प्रश्न बताया था, ठीक ना। तो यही दैनिक अवशेष आ गए हैं, अब इनका योगफल कीजिए, तो दैनिक शेषफल का दैनिक अवशेषों का योगफल बन जाएगा, ठीक है। तो जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो आपका आएगा इतना, आएगा आपका इतना आ जाएगा, ठीक ना। जब आप इन सबको जोड़ेंगे, जब आप इन सबको इतना जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक ना। अब क्या करना, बस आपको सूत्र पता ही है, सूत्र पर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो सूत्र हमारा क्या होता है, यहाँ ध्यान देंगे, सूत्र क्या होता है, ब्याज इक्वल टू हमें क्या होता था, ब्याज इक्वल क्या होता था, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा कितना 100, ठीक ना। बस सूत्र पर ब्याज मूलधन कितना है, मूलधन आपका इतना है, तो मूलधन इक्वल इतना रखिए, इतना गुण दर कितना दिया है, 3.5 दिया, 3.5 रखिए, गुण समय का मान कितना लेंगे, समय का मान कितना लेंगे, 1/365, यहाँ पे क्या है, बट्टे में 100 है, तो यहाँ बट्टे गुणे में 100 कर दीजिए, ठीक है। तो समय का मान 1/65 था, हमने 1/65 ले लिया, और गुणे में 100 था, गुणे में बट्टे में 100 था, हमने 100 लगा दिया, इसके बीच में संबंध किसका गुणा होगा, ठीक ना। अब चलिए, अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 0 कैंसिल हो गया, देखिएगा
ठीक है। अब दशमलव के बाद कितना अंक उधर, दशमलव के बाद उधर कितना अंक है, अच्छा उतना भी आप कर सकते हैं, 37 इतना गुणे 3.5 बट्टा क्या बचा है 365। अब यहां से आप खुद भी कर सकते हैं, इतना देखिएगा 37,960 का गुणा 3.5 से करा दीजिएगा, ध्यान समझिएगा, 37,960 का गुणा आप 3.5 से करा दीजिएगा, और जितना भी आएगा उसमें 305 का कर दीजिएगा, भाग दे दीजिएगा, ठीक ना। जब आप भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 364.00, यह क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक ना। जब आप इतना करेंगे, जब इसका गुणा इसमें कराकर 365 भाग दे देंगे तो आपका इतना आ जाएगा, ठीक ना। तो इसमें एक बार यदि आपको ये समझ में नहीं आया प्रश्न, तो एक बार इसको और थोड़ा रिकैप करके समझिएगा, आपको समझ में एकदम आ जाएगा, क्योंकि हमने एकदम बेसिक करके बताया, एकदम आसान करके बताया, ठीक है। तो इस तरह आपका चैप्टर भी समाप्त हो गया। अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर में, तब तक